चलिए बच्चों, अगला टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? कोई भी दर्पण लेंगे, उसके सामने वस्तु रखेंगे, वस्तु का कहीं इमेज बनेगा। वस्तु कितनी बड़ी है, उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना। अलग अलग स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर अलग अलग साइज का बनता है। तब रेखीय आवर्धन किसे कहेंगे? किसी भी दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटा रेखीय आवर्धन का फार्मूला यही है, परिभाषा यही है। रेखीय आवर्धन स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई I से इंडिकेट करते हैं साइज ऑफ इमेज, और वस्तु की लंबाई O। प्रतिबिंब की लंबाई संकेत है I से, और वस्तु की लंबाई संकेत है O। दोनों का रेशियो रेखीय आवर्धन आता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। और अब अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसकी वैल्यू V/U के भी इक्वल होती है। यह रेखीय आवर्धन की डिफिनीशन हो गई और इसका फार्मूला हो गया। कैसे? सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए लेकर के डेरिवेशन करें। अवतल दर्पण के लिए डेरिवेशन, पहले रे डायग्राम। अवतल दर्पण बना दिया मैंने, ये अवतल दर्पण बन गया। मिरर MM', इसकी मुख्य अक्ष, इसका पोल, वक्रता केंद्र, फोकस पॉइंट, मुख्य फोकस। एक वस्तु को मैंने रख दिया, वस्तु O'। इसका इमेज इसके द्वारा बनाया जाए। इस O से एक किरण मैं ले रहा हूं पोल पर। जब पोल पर ले रहा हूं तो जितना बड़ा आपतन कोण I होगा, उतने बड़े कोण पर यह प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। उतने ही बड़े कोण पर यह प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आगे बढ़ के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र की सीध में लेंगे तो यह प्रकाश किरण दर्पण पड़ने के बाद अपने मार्ग पर ही परावर्तित होगी। तो यहां से आने वाली किरणें यहां से आने वाली जहां पर एक दूसरे से मिल जाएंगी, उसी स्थान पर इस वस्तु का इमेज I' बन जाएगा। यह कोण आपका परावर्तन कोण R हुआ। दोनों कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से आपने यह चित्र बना लिया, यह प्रतिबिंब बन गया। इसका आप डेरिवेशन कैसे करेंगे, निगमन कैसे करेंगे? निगमन, इस सूत्र का निगमन, डेरिवेशन। देखिए, ये त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहां से यहां तक पूरा, इसका नाम क्या है? OO'P। और दूसरा त्रिभुज ये ले लीजिए II'P। ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिखाई दे रहे होंगे। कैसे? इसमें एक कोण 90 डिग्री है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, और दूसरा I और R आपस में पहले से ही बराबर है। तो दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज के भुजाओं की तुलना की जा सकती है। समरूप त्रिभुजों कौन कौन सा? त्रिभुज OO'P तथा त्रिभुज II'' में इसके लंब, इसका लंब का अनुपात II' बटा OO', इसका आधार PI' बटा PO'। चिन्ह परिपाटी के साथ हम रखेंगे ना मान, इसका मान I होता है और माइनस के साथ होता है। इसकी वैल्यू O होती है, प्लस के साथ होती है। इधर की वैल्यू माइनस
इधर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वी, वी होती है माइनस वी, और ये वैल्यू यू होती है, ये भी माइनस वी। वैल्यू पुट करिए, माइनस आई प्लस ओ पी आई डैश माइनस वी माइनस यू, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आई बाई ओ की वैल्यू आ गई माइनस वी बाई यू, इसका फॉर्मूला माइनस होता है, यहां मैंने माइनस छोड़ दिया है, आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इस तरीके से देयरफॉर रेखी आवर्धन का फॉर्मूला m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये रेखी आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला बन गया। अब बात करिए कि अगर मेरे दर्पण से, जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, तो आई की वैल्यू माइनस, ओ की वैल्यू प्लस रहेगी, प्लस माइनस मीन्स ये वैल्यू हमेशा माइनस रहेगी। माइनस कब रहेगी, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब होता, आभासी प्रतिबिंब के लिए बात करते तो m की वैल्यू हमेशा प्लस होती है, यह भी सीधा, दोनों ऊपर प्लस प्लस मिलकर के प्लस रहेंगे। अब बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए मेरे पास अगर अवतल दर्पण है तो m की वैल्यू क्या होगी, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ के देखे हैं प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। वास्तविक बनेगा माइनस होगा, आभासी बनेगा प्लस होगा। कब माइनस बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है तब माइनस होता है वास्तविक, और आभासी होता है तो m का मान पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण में जो वास्तविक बनता है उसमें m की वैल्यू छोटी भी होती है, एक से बड़ी भी होती है, एक के बराबर भी होती है। तो माइनस की वैल्यू छोटी बड़ी बराबर कुछ भी माइनस वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है तो ऑलवेज साइज में बड़ा होता है, इसका मतलब ऑलवेज प्लस वैल्यू एक से बड़ी होगी। अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज एक से बड़ी होती है। उत्तल दर्पण के लिए अगर बात करें, उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो वो उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रतिबिंब ऑलवेज आभासी बनता है और छोटा बनता है, ऑलवेज माइनस होता है और m की वैल्यू ऑलवेज एक से छोटी होती है। इस तरीके से हम लोगों ने रेखीय आवर्धन की बात पूरी किया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण की पहचान। मेरे सामने कोई दर्पण दे दिया जाए, हम कैसे पहचानेंगे कि वह कौन सा दर्पण है। सबसे पहला स्पर्श करके, छू करके हम देखेंगे कि सामने, पहले तो जो परावर्तक पृष्ठ है सामने करके देखेंगे। अगर ये देखने में दबा हुआ लग रहा है तो अवतल दर्पण होगा, और बिल्कुल सीधा है तो समतल दर्पण होगा, और ऐसे उभरा हुआ होगा इस टाइप से, तब वह उत्तल दर्पण होता है। तो स्पर्श करके, देख करके, सामने रखे हुए दर्पण को देख करके बता सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है। दूसरा प्रतिबिंब को देख करके, प्रतिबिंब देखकर, अगर ये अवतल दर्पण है, इसके पास में अगर हम रहेंगे, अगर वह डिस्टेंस फोकस के अंदर है तो निश्चित है कि जो इसके अंदर इमेज बनेगा वो सीधा होगा, बड़ा होगा। आगे पीछे करने पर अगर साइज बड़ी रहे और बहुत दूर कर देने पर उल्टा होने लगे, तब यह दर्पण अवतल दर्पण होता है। सीधा अगर प्लेन दर्पण है तो आगे पीछे करने पर प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। केवल वस्तु जितनी दूरी पे होती है उतनी दूरी पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो वह समतल दर्पण होगा। अगर उत्तल दर्पण है
तो इसके सामने आगे पीछे करेंगे, किसी भी स्थिति में करेंगे, चाहे अपने चेहरे को देखें, चाहे उंगली को ऐसे सामने रख करके देखें, तो भी स्पष्ट समझ सकते हैं कि आगे पीछे करने पर प्रतिबिंब छोटा ही है, छोटा हमेशा छोटा है। केवल थोड़ा नजदीक ला रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, लेकिन वस्तु से छोटा ही है और हमेशा कभी भी सीधा बनता ही नहीं है, चाहे आगे पीछे कितना भी करें, तब वह बोल देंगे कि वह दर्पण उत्तल दर्पण है। इस तरीके से हम लोग दर्पण की पहचान कर सकते हैं।